हेलो एवरीवन, मैं हूं सी सौरभ सिंह बघेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम झारखंड ट्रिपल एस सी पीजीटी कॉमर्स के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में कॉमर्स सेक्शन में आए थे। ठीक है, जैसा कि आपको पता हो चुका होगा कि आपके पीजीटी कॉमर्स में मतलब पीजीटी में दो पेपर होंगे। पेपर वन जो होगा वो जनरल नॉलेज और हिंदी का होगा, और पेपर टू जो होगा वो आपका कॉमर्स का रहेगा। ठीक है, इस पेपर में 100 नंबर के 100 क्वेश्चन रहेंगे और आपको इसमें 33% लाना कंपलसरी है। ये क्वालिफाइंग पेपर है, इसके नंबर मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। 33% ला लिए काम हो जाएगा। और पेपर जो टू है, पेपर टू, ये होगा आपका 300 मार्क्स का, जिसमें 150 क्वेश्चन आएंगे, यानी हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। ठीक है, तो हम पेपर टू में जो पिछले साल क्वेश्चन आए थे उनके बारे में एक डिस्कशन करेंगे, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चंस का लेवल क्या रहता है और किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड प्रोमिसरी नोट। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध प्रतिज्ञा पत्र है। मैं आपको बता दूं, ये आपका जो झारखंड पीजीटी का कॉमर्स का पेपर है, ये कंपैरिजन टू अदर पीजीटी डिफिकल्ट है, क्योंकि इसका सिलेबस भी बहुत अलग सा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है, पूजा प्रोमिसेस टू पे ₹5000 टू नेहा इन अ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। पूजा ने नेहा को टेलीफोन पर बातचीत हुई, वहां पर बोला कि मैं ₹5000 तुम्हें दे दूंगी। मिस्टर शाह राइट्स टू जय, आई विल पे ₹5 लाख टू यू 15 days आफ्टर डेथ ऑफ योर फादर। शाह ने जय को लिखा कि मैं आपको आपके पिता की मृत्यु के 15 दिन के बाद ₹5 लाख का भुगतान करूंगा। मिस्टर शर्मा writes to his grandson, I will pay you ₹10 lakh if you marry दीपा। शर्मा जी ने अपने पोते को लिखा कि अगर तुम दीपा से शादी करोगे तो ₹10 लाख दूंगा। एंड दिलीप writes to अशोक, I owe you ₹10,000। दिलीप अशोक को लिखता है कि आपका मुझ पर आपका ₹10,000 बकाया है। बताना है कि वैलिड प्रोमिसरी नोट कौन सा है। तो देखिए भाई, प्रोमिसरी नोट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे वो राइटिंग में होना चाहिए, लिखित में होना चाहिए प्रोमिसरी नोट। ठीक है, तो पहला हो गया कैंसिल। दूसरा, वो अनकंडीशनल होना चाहिए। अनकंडीशनल यानी शर्त रहित होना चाहिए, कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा, वो किसी, कह सकते हैं कि सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए कि बस मेरी इच्छा है, मैं तुम्हारा उधार लगता हूं, दे दूंगा। अब आप पढ़ें जरा, मिस्टर शर्मा राइट्स टू हिज ग्रैंडसन, आई विल पे यू ₹10 लाख इफ यू मैरी दीपा। यानी ये कंडीशन है कि अगर आप दीपा से शादी करेंगे तो मैं आपको ₹10 लाख दूंगा, मतलब ये प्रतिज्ञा पत्र नहीं है। वेरी गुड, ये भी कैंसिल। दिलीप राइट्स टू अशोक, आई ओ यू ₹10,000। मैं मुझ पर आपका ₹10,000 बकाया है। इसमें प्रतिज्ञा कहाँ ली गई, नहीं ली गई। अब आते हैं बी को, ये बड़ा सा अच्छा सा ऑप्शन है। ठीक है, मिस्टर शाह जय को कहते हैं कि मैं तुम्हें ₹5 लाख दूंगा पिता की मृत्यु के 15 दिन के बाद। अब इसमें पिता की मृत्यु कब होगी ये नहीं पता है, लेकिन मृत्यु निश्चित है, कोई ऐसा नहीं है जिसकी मौत ना हो। ठीक है, तो ये चीज क्या है, ये ऐसा इवेंट है, ये ऐसी घटना है जो कि घटित होगी। कब घटित होगी इसका पता नहीं है, लेकिन घटित जरूर होगी। इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही जवाब। ठीक है, अगला, द नंबर ऑफ बैंक्स दैट वर नेशनलाइज्ड इन 1969 एंड 1980 वाज रेस्पेक्टिवली। यानी सरकार ने 1969 में और 1980 में बैंकों को नेशनलाइज कर लिया गया था, सरकार ने अपने कंट्रोल में ले लिया था। तो 1969 में कितने बैंकों को किया था, 1980 में क्रमशः। इसका सही जवाब होगा 14 और 6। ठीक है, और फिर 1994 में क्या हुआ था, पीएनबी को बैंक ऑफ इंडिया में मिला दिया गया था, तो 19 थे। अभी आप कमेंट करके बताइएगा कि अभी नेशनलाइज्ड बैंक कितने हैं, नेशनलाइज्ड बैंक कितने हैं, क्योंकि अभी
बैंकों को लेकर के सरकार ने एक बिल प्रेजेंट किया है जहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़ करके बाकी हो सकता है सारे बैंक सरकार प्राइवेटाइज कर दे। ठीक है, तो अभी आप बताइएगा कि करेंटली नेशनलाइज्ड बैंक कितने हैं, क्योंकि कई बैंकों का मर्जर हुआ, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा में देना बैंक और आपका विजया बैंक का मर्जर हुआ। उसके अलावा यूनियन बैंक में आपका ये आपका कहते हैं आंध्रा बैंक, और एक और कोई बैंक था, इन सब बैंकों का मर्जर हुआ। तो आप करंटली कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में कितने नेशनलाइज यानी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। अगला सवाल, द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ XYZ लिमिटेड कंप्राइजेस 70% इक्विटी एंड 30% डेट। XYZ लिमिटेड के कैपिटल स्ट्रक्चर में 70% इक्विटी है और 30% डेट है, यानी 70% कंपनी के शेयर होल्डर्स का पैसा लगा है, 30% कर्जा लेकर लगाया है। The debt is in the form of debentures having a coupon of rupees 10% per annum। और डेट जो है वो 10% कूपन पर है। कूपन मतलब इंटरेस्ट रेट। जो डेट है, डिबेंचर बाजार से लिया है पैसा, जनता से पैसा लिया है उधार, उस पर 10% ब्याज देना है पर एनम। द कॉस्ट ऑफ इक्विटी 17%, यानी इक्विटी जो हमारा पैसा है उसकी कॉस्ट 16% है। द टैक्स रेट एप्लीकेबल टू द कंपनी इज 30%। द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर XYZ लिमिटेड इज, ठीक है, देखो, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो इस पे क्या होता है, वेट इनटू केई कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस वेट इनटू केडी कॉस्ट ऑफ डेट। ठीक है, अब केई तो लिखा हुआ है, केई का वेट कितना है 70%, यानी 0.7 वेट हो गया, और केई कितना है 16%। केडी कैलकुलेट करना है तो कॉस्ट ऑफ डेट होता है, कॉस्ट ऑफ डेट होता है इंटरेस्ट आई 1 माइनस टी। ठीक, तो इंटरेस्ट कितना है 10% पर एनम है, और 1 माइनस टी यानी 1 माइनस टैक्स रेट। अगर मैं, क्यों टैक्स रेट को क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट की वजह से टैक्स शील्ड मिल जाता है, टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। तो कितना है 1 माइनस 0.3। ठीक है, 30% को 0.3 भी लिख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका 7%। 10% डिप्लाइड बाई 0.7, तो आपका आ जाएगा क्या 7%। ठीक है, अब क्या कर लो, वेट कितना है डेट का 30, और ये हो गया आपका, टोटल करेंगे तो कितना आएगा 16 मल्टीप्लाइड बाई 0.7, तो ये आ जाएगा आपका 11 पॉइंट प्लस 0.7, 7% मल्टीप्लाइड बाई 0.3, ये आ गया आपका 2.1। तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 13.3। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 13.3%, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमें रेडीमेड दिया है, वेटेड एवरेज कॉस्ट यानी दोनों को मिला करके। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ डेट हमने कैलकुलेट किया, कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स कितना आया 7% आया। टैक्स का यहाँ पर इफेक्ट क्यों दिया, क्योंकि टैक्स के इंटरेस्ट की वजह से टैक्स शील्ड मिल जाता है, बेनिफिट मिल जाता है टैक्स का, क्योंकि इंटरेस्ट खर्चा होता है आपका। तो 13.33% इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। When selling price decreases the break even point, जब विक्रय मूल्य कम हो जाता है तो सम विच्छेद बिंदु उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए इसके लिए थोड़ा समझते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है बताइएगा। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यही फॉर्मूला होता है। अब कंट्रीब्यूशन कैसे आता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यानी विक्रय में आप क्या करते हैं परिवर्तनशील लागत को घटाते हैं, तो क्या आ जाता है कंट्रीब्यूशन आता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपका फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो है 1,00,000 रुपए। ठीक है, सेल प्राइस मान लो था आपका
25 रुपए। वेरिएबल कॉस्ट था 15 रुपए, तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 10 रुपए। ठीक है, तो अब आप ब्रेक इवन पॉइंट कितना होगा? ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट जो कि है 1 लाख डिवाइडेड बाई 10, तो ये कितना आ गया आपका? 10,000 यूनिट्स। अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर आपकी सारी कॉस्ट कवर हो जाएगी, मतलब ना तो आपको प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा, जहां पर आपका रेवेन्यू जो है वो आपकी सारी लागतों को क्या कर देगा? कवर कर देगा। रेवेन्यू इक्वल टू कह सकते हैं कॉस्ट होगा। तो ये है। अब क्या है क्वेश्चन में बोला गया? सेल्स प्राइस डिक्रीज हो गया। अब मान लो सेल्स प्राइस कितना हो गया? सेल्स प्राइस हो गया आपका 20 रुपए, कम हो गया, बाकी सारी चीजें वही है 15। तो कंट्रीब्यूशन इस बार कितना होगा? कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 5 रुपए। अब ब्रेक इवन पॉइंट बताइए। फिक्स्ड कॉस्ट 1 लाख रुपए है, डिवाइड करेंगे उसको आप 5 से, तो इस बार ब्रेक इवन पॉइंट कितना आ गया? 20,000 आ गया। मतलब जब सेल प्राइस कम होगा तो ब्रेक इवन पॉइंट बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आपका कंट्रीब्यूशन कम होगा और आपको फिक्स्ड कॉस्ट कवर करने के लिए ज्यादा यूनिट सेल करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, सेल प्राइस कम हो गया। ठीक है, पहले एक यूनिट पे मिलते थे 25 रुपए, अब एक यूनिट पे मिलते हैं 20 रुपए। तो पहले 4 यूनिट बेच के 100 हो जाते थे, अब आपको 5 यूनिट बेचने पड़ेंगे 100 रुपए कमाने के लिए। तो आपको सेल ज्यादा करनी पड़ेगी, मतलब इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही जवाब। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शांताराम रिसीव्ड ₹75,000 from his elder brother as a gift on occasion of his birthday. What is the taxable amount? देखो, 50,000 रुपए तक कैश अगर गिफ्ट मिलता है तो वो क्या होता है सर? टैक्स फ्री होता है। ठीक है, टैक्स फ्री होता है। लेकिन रिलेटिव से अगर हमें गिफ्ट मिले, रिलेटिव से अगर हमें गिफ्ट मिले यानी हमारे संबंधित व्यक्ति से गिफ्ट मिले, तो वो क्या हो जाता है? एग्जेम्प्ट हो जाता है, कितना भी मिले। संबंधित रिलेटिव से मिले, एट द टाइम ऑफ मैरिज मिले, एट द टाइम ऑफ मैरिज किसी से भी मिले, रिलेटिव से भी मिले, कभी भी मिले। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? टैक्स फ्री हो जाएगा, यानी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर एल्डर ब्रदर यानी भाई, जो कि रिलेटिव की डेफिनेशन में आता है, ठीक है, उससे मिला हुआ गिफ्ट क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। सो द एंटायर अमाउंट ऑफ 75% विल बी इनकम टैक्स का क्वेश्चन। अगला, the profit volume ratio and the margin of safety are 30% and 40% respectively. If the total sales are 99 lakh, the profit of firm is, देखो बात ये है, जैसे हमने अभी बात की ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या है? कि आपको ना तो प्रॉफिट हो रहा है और ना ही आपको लॉस हो रहा है, ना आपको प्रॉफिट हो रहा है और ना ही आपको लॉस हो रहा है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है, जैसे मान लो आप यहाँ पर आ रहे हैं, आप सेल कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पर क्या है? ये आपकी कॉस्ट की लाइन हो गई मान लीजिए, तो इस पॉइंट पर मान लीजिए आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट है। मतलब यहां पर आपकी लागत और रेवेन्यू दोनों बराबर है। इसके ऊपर की जो आपकी सेल है ना, ये आपकी सेल कहलाएगी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्या कहलाएगी? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मतलब प्रॉफिट आप यहीं की सेल से कमाएंगे। ठीक है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अच्छा, पीवी रेशियो कितना है? पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो पीवी रेशियो कितना है सर? पीवी रेशियो है 30%। ठीक है, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी MOS कितना है? 40%। ठीक है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज में कितना होगा? 9 लाख की टोटल सेल अगर हो रही है, उसका 40% मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, तो 40% उसका कितना होगा? 9 चौको 36, 3,60,000। ठीक है, ये तो टोटल सेल हो गई। मतलब ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर की जो सेल है, वो सेल हो गई आपकी। देखो टोटल सेल कितनी है? 9 लाख। ब्रेक इवन पॉइंट की सेल कितनी है? 3,60,000। ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर की सेल और ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे की सेल कितनी होगी? 5,40,000। ठीक है, अब पीवी रेशियो क्या है? पीवी रेशियो आपका सेल्स और कंट्रीब्यूशन का रिलेशनशिप है। ठीक है,
तो ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर जो सारा कंट्रीब्यूशन होगा, ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर जो कंट्रीब्यूशन होगा वही तो आपका प्रॉफिट है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो सारी आपकी कहां पर कवर हो गई, ब्रेक इवन पॉइंट। इसके लिए आपको पीवी रेशियो वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, मार्जिनल कॉस्टिंग और पीवी रेशियो, ठीक है, डिटेल में चैप्टर है। और आपके एग्जाम में यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो कितना हो गया, 3,60,000, और इस पर कंट्रीब्यूशन कितना है, 30%। तो कितना हो जाएगा ये प्रॉफिट, कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा आपका 90 और 1,08,000। सो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अंडर द हेड ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन द मेथड फॉर अकाउंटिंग विद which an assessee can follow shall be। व्यवसाय या पेशे शीर्षक के अंतर्गत लेखांकन की विधि जो एक निर्धारित पालन कर सकते हैं वह होगा, देखो सेक्शन 145 इनकम टैक्स, ठीक है। वो कहता है कि अगर आप पीजीबीपी प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम प्रोफेशन या फिर अदर सोर्सेस में आईएफओएस जिसको कहते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है, इस पे अगर आप चाहें तो आप या तो मर्केंटाइल मेथड या फिर कैश सिस्टम, दोनों में से कुछ भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अगला। राजा राम हु गेट्स अ सैलरी ऑफ ₹8,000 पर मंथ, राजा राम को 8,000 रुपए पर मंथ सैलरी मिलता है, ठीक बात है। रिसाइड इन अ रेंटल हाउस एट मुंबई, वो मुंबई में रहता है किराए से, एंड ही इज पेइंग रेंट ऑफ ₹6,000 पर मंथ, वो 6,000 रुपए महीने का किराया देता है। ही गेट्स हाउस रेंट अलाउंस ऑफ ₹5,000 पर मंथ, उसे 5,000 रुपए हाउस रेंट एचआरए मिलता है। एचआरए कितना एग्जेम्प्ट होगा ये बात है, तो ये समझ लो ये आपकी बेसिक सैलरी दी हुई है, ठीक है। तो एच आर ए, ठीक है, सेक्शन क्या है इसका, सेक्शन 10 13 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। क्या कहता है भाई, पहली कंडीशन, एच आर ए कितना रिसीव हुआ, तो रिसीव कितना हुआ, नहीं सॉरी, पहली कंडीशन एच आर ए कितना मिला, 6,000 पर मंथ मिला, नहीं 5,000 पर मंथ मिला, तो 12 महीने का कितना होगा, 60,000। दूसरा, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, इसमें डीए वगैरह है नहीं, नहीं डीए वगैरह भी आता है, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। तो रेंट कितना पे किया भाई साहब ने, 6,000 पे किया, और उस पे 10% ऑफ सैलरी, यानी इसकी सैलरी कितनी हो रही है, 800, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 10,000, 8,000 का 10% कितना होगा, 800, तो ये कितना हुआ 52, और 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 5,200 मल्टीप्लाइड बाई 12 कितना रहा, 62,400। और तीसरी कंडीशन क्या है, 40% और 50% ऑफ
तो भैया 40% कहाँ, 50% कहाँ होता है, जो मेट्रो शहर से हैं अपने 4, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। तो ये मुंबई में रह रहा है, तो 50% ऑफ सैलरी, 50% कितना होगा, सैलरी उसकी कितना है 8,000 रुपये पर मंथ, मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो 12 अठे 96, उसका 50% कितना हो जाएगा 48,000 रुपये। इन तीनों में से जो भी कम हो तो उसको एग्जम्पशन कितने का मिल जाएगा, 48,000 रुपये का एग्जम्प्ट हो जाएगा। HRA उसको मिला कितना है 60,000 रुपये, 48,000 अगर एग्जेम्प्ट हो जाएगा तो 12,000 रुपये क्या होगा, वो टैक्सेबल इनकम में जुड़ जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो एग्जेम्प्ट पूछा है आपको तो बताना है 48,000। अगले क्वेश्चन चलो, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ कंपनी लिमिटेड कंपनी। कंपनी एक्ट से जुड़ा हुआ सवाल, ऑडिट से, ऑडिट वाले पोर्शन में आएगा आपके, कंपनी ऑडिट से जुड़ा हुआ, कौन स्टैट्यूटरी ऑडिटर, कंपनी के केस में स्टैट्यूटरी ऑडिटर के अपॉइंटमेंट की जिम्मेदारी किसकी होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मेंबर्स, सेबी या सेंट्रल गवर्नमेंट। देखें, स्टैट्यूटरी ऑडिटर के केस में द ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, जो शेयर होल्डर होते हैं कंपनी के वो अपॉइंट करते हैं एट एनुअल जनरल मीटिंग। अगला क्वेश्चन, प्रिंसिपल दैट each subordinate should have only one superior to obey the command is known as the। एक अधीनस्थ को केवल एक उच्च अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए, इस सिद्धांत को किस नाम से जानते हैं, स्कॉलर प्रिंसिपल, यूनिटी ऑफ कमांड, एक्सेप्शन प्रिंसिपल, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। देखो, एक बॉस है और एक मान लीजिए उसका सबऑर्डिनेट, तो सबऑर्डिनेट जो है ना, इसको एक ही बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसको 4 बॉस मिल करके ऑर्डर दें। ठीक है, अगर 4 बॉस ऑर्डर देंगे, ये फेयोल का प्रिंसिपल है, फेयोल के प्रिंसिपल्स में से पूछा गया है, अगर 4 बॉस ऑर्डर देंगे तो कंफ्यूजन आएगा इसके दिमाग में, बंदा ये कुछ कर नहीं पाएगा, इसलिए इसको एक बॉस से ही ऑर्डर मिलना चाहिए। इस प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, यूनिटी ऑफ कमांड। स्कॉलर चेन ऐसे होता है, कुछ आपने पढ़ा होगा, ये कम्युनिकेशन के बारे में बताता है। फिर एक्सेप्शन प्रिंसिपल, ये फेयोल का प्रिंसिपल नहीं। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सिद्धांत कहता है कि अगर आप किसी को अधिकार दे रहे हैं तो उसको जिम्मेदारी भी दीजिए, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, तानाशाह बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, कंट्रीब्यूशन टू द सेल्स रेशियो ऑफ कंपनी इज 20%, सेल्स का कंट्रीब्यूशन रेशियो है 20%, द प्रॉफिट इज 1,29,000, द टोटल सेल्स ऑफ कंपनी इज 15,60,000, द फिक्स्ड कॉस्ट इज, देखो बात ऐसा है, अगर आप इक्वेशन बनाए तो ऐसे आता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, फिर उसके बाद क्या आता है आपका प्रॉफिट। ठीक है, सेल्स दिया हुआ है और उसका कंट्रीब्यूशन का रेशियो दिया हुआ है, तो आप डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे, तो 15,60,000 टोटल सेल्स का 20% है कंट्रीब्यूशन, तो ये कितना आएगा आपका, आई थिंक आएगा 15 दूनी 30 और 6 6 12, यानी 3,12,000 आई थिंक, 3,12,000, ये आपका आ गया कंट्रीब्यूशन। ठीक है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो दे दिया, तो सेल्स अगर कितनी है 15,60,000, तो उसका 20% क्या है आपका 3,12,000 कंट्रीब्यूशन। आप इससे वेरिएबल कॉस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ जाएगी 12,48,000, हालांकि हमसे पूछा नहीं है। फिक्स्ड कॉस्ट पूछा है कितनी होगी, और प्रॉफिट दे दिया, प्रॉफिट कितना है भैया 1,29,000। ठीक है, ये हो गया आपका प्रॉफिट। तो बैलेंसिंग अमाउंट फिक्स्ड कॉस्ट माइनस होता है, तो 3,12,000 में माइनस करेंगे एक कितना कि 1,29,000 आ जाए, तो 3,12,000 माइनस 1,29,000, यानी 1,83,000 रुपए यहाँ पर क्या आ गया आपका, आ गया फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन, MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ये कंसेप्ट देने वाले थे बंदे पीटर एफ ड्रकर। ठीक है, याद रखना, पीटर एफ ड्रकर, इन्होंने ये कंसेप्ट दिया था मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। इसमें इन्होंने बोला था कि आप अपने जो आप चाहते हैं कि रिजल्ट आए, ऑब्जेक्टिव जो है उसको आप क्लियरली इन मेजरेबल टर्म्स डिफाइन करिए। ठीक है,
तो आप मेजरेबल, जैसे अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेल्स 20% बढ़े, तो इसको मेजर किया जा सकता है, ठीक है। तो बी रिटन एंड डिफाइंड इन ब्रॉड टर्म्स, लेज डाउन द टाइम पीरियड फॉर अचीविंग द रिजल्ट, बी डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ मेजरेबल रिटर्न, include a plan for action for achieving desired result। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ मेजरेबल रिटर्न्स, यानी मापन योग्य परिणामों के संबंध में परिभाषित किया जा सकता है। ऐसे होने चाहिए आपके उद्देश्य, मेजरेबल होने चाहिए, ठीक है। जैसे आप 25% प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हैं, ये मेजरेबल है, मेजर किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस देखे, ठीक है। अब अगर आप झारखंड पीजीटी कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। वहाँ पर आपको कॉमर्स पोर्शन की क्लासेस उपलब्ध कराई जाएंगी विथ प्रिंटेबल नोट्स, मॉक टेस्ट, क्विज, और पीजीटी कॉमर्स का जो मेरिट पोर्शन है, जो 300 नंबर से जहाँ से आपकी मेरिट बननी है, वो सारी चीज़ों को हम इन डिटेल कवर करेंगे, ठीक है। बाकी चीज़ें भी हैं, यूके ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट की बैच है, एनवीएस की बैच है, पीजीटी कॉमर्स, यूपी पीजीटी कॉमर्स, टीजीटी कॉमर्स की बैचेस ऑलरेडी चल रही हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज़रूर ज्वाइन करें, और डेमो के लिए बहुत सारे वीडियो हैं यूट्यूब पे, आप उनको देख सकते हैं। अगले वीडियो में हम कुछ और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।